हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग आपका हिस्ट्री का 8 नंबर का चैप्टर ही देखेंगे। चैप्टर को एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर 1940 तक। तो हम बेसिकली वो टाइमिंग है जो आपका हम लोग आपका देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो संगठन का समय है और 70 के दशक तक ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके गौर करके हम इनको देखेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। और ये देखिए, ये दौर है उस आंदोलन का जब लोग आपका खड़े हुए हैं भारतीय आजादी को मांगने के लिए। ठीक, सब खादी सूती कपड़े पहने हुए लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1906 से लेकर 1908 तक का जो सफर रहा है वो स्वदेशी आंदोलन में बहुत भारत में बड़ा वर्चस्व रखता है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। ये भीड़ कब की है? जब भारत छोड़ो आंदोलन वो आपका चल रहा है, उस समय पुलिस क्या कर रही है? आंसू घोष के गैस के जो है गोले आपके छोड़ रही है। पिछले अध्याय में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों के कब्जे और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिला की स्थिति में संबंधित विवाद, जातीय व्यवस्था को चुनौती, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकला और पतन उद्योग का विकास। तो हस्तकला और जो पतन है इनका विकास क्या है, इनको हम लोग इसमें आपका देखेंगे। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा और उसके आधार पर आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से संतुष्ट थे और उनमें विभिन्न समूह और वर्ग असंतुष्ट क्यों थे, ये सारा हम लोग इसमें देखें। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का आपका कब्जा, अंग्रेज बेसिकली कैसे भारत में आए, क्या उनकी मन की मनसा, मनसा मतलब होती है जिस आदमी से अपने मन से जो आपकी प्लानिंग लेकर चलता है, कैसे रहे और कौन कौन से उन्होंने किस तरीके से क्षेत्रों पर आपका कब्जा किया। आगे बढ़े। अब मेन है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय। लोगों को दिलों में राष्ट्रवाद की भावना कहां से उभरी, कहां से लोग राष्ट्रवाद के प्रति इतना अग्रसर हुए कि हम सबको एकजुट होना चाहिए, एक राष्ट्र में होकर चलना चाहिए। ये सारी भावनाएं, ये सारी फीलिंग, ये सारी बातें जो हम राष्ट्र को लेकर कर रहे थे, ये आखिर आ कहां से रही थी? तो उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? यह देश क्या है और किसके लिए है? और जब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया भारत का मतलब, यहाँ की जनता यानी भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। आप किसी भी भाषा के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी पंथ के हैं, लेकिन भारत आपके रहने का घर है। इसीलिए ये क्या है? ये राष्ट्रवाद का उदय था। अब आप देखिए, आप देश, देश क्या होता है? हमारा घर। और हम अपने घर में क्या रखना चाहेंगे? क्या कोई बाहर के व्यक्ति हमारे घर में आके रह सकता है? हाँ, अगर वो हमारा अतिथि है तो रह सकता है, लेकिन वो हमारे शत्रुता की भावना से, हम पर हुकूमत करने, हमको गुलाम बनाने की भावना से नहीं रह सकता। ये देश और इसके दूसरे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जब के लिए असहयोग सामने आती है। अंग्रेज भारत के संसाधन व यहाँ तक के लोगों की जिंदगी पर आपके कब्जा जमा हुए थे। लोगों की जो अंग्रेज थे उनका क्या था? अंग्रेजों ने जो भारत के रिसोर्सेज थे, जमीन, भूमि और आपका जमीन हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया और खनन, हर चीज पे उनका अपना कब्जा था और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर आपके कब्जे जमाए हुए थे और लोगों की जिंदगी, वो लोग फ्रीडम नहीं होने देते थे लोगों को, अपने गुलाम अपने अनुसार कानून चलाते थे।
जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता है तब तक भारत के लोग भारतीय नहीं हो सकते। कह रहे जब तक आप लोग उनके गुलाम हैं और जब तक आप ये सब चीजें खत्म नहीं कर सकते तब तक आप भारतीय नहीं हो सकते। ये था राष्ट्रवाद का मीनिंग, जिसको हम समझ रहे हैं अभी और व्यापक रूप में है कि क्या है आपका राष्ट्रवाद और किस तरह से आप राष्ट्रवाद को देखते हैं। इसको और हम व्यापक तौर पर आपका पढ़ेंगे और देखेंगे तो राष्ट्रवाद का उदय आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए राष्ट्रवाद का उदय क्या है और किस प्रकार है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, कैसे उसके संसाधन हैं, कैसे ये सारी चीजें हैं, इनको हमने एक एक करके नियंत्रक के रूप में देखा। अब देखिए यह चेतना, चेतना का मतलब होता है विचार। आपके मन में कोई नई चीज को लेकर जानकारी या कोई मन में भाव उत्पन्न हो रहा है तो आप कहेंगे ये चेतना है। चेतना मतलब किसी के विषय में चिंतन करना, उसके विषय में जानकारी अपने अंदर से निकलना, वो हमारी आपका चेतना है। कह रहे चेतना ही 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिख रही थी कि हमारी क्या, हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, क्या हमारी दूरगामी सोच है और किसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। और 1870 से 1880 के बाद बने राजनीतिक संगठनों ने यह चेतना और गहरी हो चुकी थी कि ज्यादा से ज्यादा संगठनों की बागडोर वकील आदि पुलिस शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। यानी कि जितने भी संगठन बाप के चला रहे थे सब लोग एजुकेशन वाले लोग थे, समझदार पढ़ा लिखा एक वर्ग इसमें जुड़ा था। और आप देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंस एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो कौन कौन से थे ऐसे प्रमुख संगठन? देखिए महादेव गोविंद रानडे की ये थी, सुरेंद्र बोस की ये थी, मद्रास महाजन सभा को आप देखिए, बॉम्बे आपका रेजिडेंस एसोसिएशन थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एहुम द्वारा 1985 में इस तरह के कुछ प्रमुख संगठन बनाए गए थे। तो ये ऐसे संगठन थे जो इस तरह से आपका काम कर रहे थे, जो भारतीय लोगों की बात रखने का काम कर रहे थे, भारतीय लोगों को जागरूक और जानकार बनाने के लिए काम कर रहे थे। इन सबों पर ये सारी चीजें आपकी चल रही थी और बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे पढ़ा लिखा वर्ग इस दिशा में निरंतर अपना प्रयासरत था। हो गया? चलिए, पूना सार्वजनिक सभा के नाम को गौर कीजिए। क्या नाम को सभा गौर करना है? पूना। अगर हम इसको पढ़ें, पूना का मतलब कोई आपका पूना का क्षेत्र, सार्वजनिक मतलब सब लोगों की सभा मतलब मीटिंग। सार्वजनिक का क्या मतलब है? सब लोगों के लिए। सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे। खास मतलब किसी क्षेत्र विशेष में, उसको खास कहते हैं ना। लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। और काम क्या था भाई, जिस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं वो लक्ष्य सभी भारतीयों के लिए है, ऐसा उन्होंने बोलने का प्रयास किया। यानी कि कोई अपने लिए नहीं बात कर रहा था, सब भारतीयों के लिए बात कर रहे थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय, जाति वर्ग का लक्ष्य नहीं था। यानी कि मैं किसी एक क्षेत्र की बात करने लगूं, एक धर्म समुदाय की बात करने लगूं, एक वर्ग की बात करने लगूं, तो ऐसा नहीं था। वो सबको ओवरऑल आपका लेकर चल रहे थे। ठीक, एक आधुनिक विचार था और ये क्या था? एक नई सोच का विचार था, सबको साथ लेकर चलना। और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व, अगर आप जिसको नेशनलिज्म कहते हैं, नेशनलिज्म का अगर मेन अगर आप तत्व ढूंढोगे, वो मेन तत्व यही है कि क्या है, लोगों में संप्रभुता हो। संप्रभुता मतलब कैसे हो? लोगों में किसी को भी पर किसी का कोई आदेश नहीं थोपा जाए। व्यक्ति अपने आंतरिक और बाह्य
निर्णय लेने में सक्षम हो, तो उससे क्या होगा, वही आपका संप्रभु होगा। ठीक, तो ये कैसा है, आधुनिक विचार है और नेशनलिज्म का एक बुनियादी तत्व है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामले में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जनता को क्या हो, अपने मामले में फैसले लेने का अधिकार। यही है आपका असली नेशनलिज्म, जिसकी हम बात करते हैं, अपने मामले में फैसले लेने का अधिकार। देखिए, चलिए, अब दौर है 1870 से लेके 80 के दशक के बीच का। 1870 और 1880 के दशक में विभिन्न शासकों के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1878 का आर्म्स एक्ट, जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उस साल ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ और सरकार की आलोचना करने वाले अखबारों को चुप कराया जा सके। वर्नाकुलर क्या था, स्थानीय भाषा को बोलते हैं वर्नाकुलर। अगर कोई अखबार स्थानीय भाषा में भी अगर सरकार की आलोचना करता है तो वो अखबार को बंद करने का प्रावधान था। कह रहे हैं कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपी है तो सरकार उसे प्रिंटिंग सहमति सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। आपने सरकार के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक छाप दिया, सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार सारी प्रिंटिंग उठा के ले जाएगी। 1883 में सरकार इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास कर रही थी। इलवर्ट बिल, इसको लेकर काफी हंगामा विधेयक में आपका प्रावधान किया गया था। क्या था आपका इलवर्ट बिल, देखिए, भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोप व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। इसका सिंपल मतलब था, पहले कोर्ट में दो प्रकार के जज थे, एक वो जज जो भारतीय जज थे, एक वो जो आपका यूरोपियन जज थे। पहले क्या था, भारतीय जज आपका भारत का मुकदमा देखते थे, यूरोपीय लोगों का नहीं। लेकिन यूरोपीय जज भारत और यूरोप दोनों का मुकदमा देखते थे। इलवर्ट बिल ने यह आपका प्रावधान कर दिया 1883 में कि भारतीय भी अब यूरोपों के जो आपके व्यक्ति हैं उनका मुकदमा देख सकते हैं, और ये मामला आपका गर्म है, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके, वास्तविक स्थापना समानता की, इक्वालिटी की। जबकि अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। यानी कि सरकार कौन चाह रही है ब्रिटेन की कि आपका समानता स्थापित हो, आप इलवर्ट बिल लेके आओ, लेकिन यहाँ के ब्रिटिश जो अधिकारी अंग्रेज वो आपका प्रखर आपका विरोध हो गए। तो भारतीयों ने इस बात के लिए काफी जोर दिया। इस घटना ने भारत में अंग्रेजों को असली रवैये का पता लगा दिया, और ये जो बिल था इलवर्ट बिल, इससे अंग्रेजों का जो आपका रवैया था वो क्लियर हो गया कि ये हमारे बारे में कैसा सोचते हैं और क्या इनकी सोच है। तो ये दौर था 1870 से लेकर 1880। तो सबसे पहले आर्म्स एक्ट पारित हुआ 1878 में, फिर उसके बाद ही आपका क्या आया, वर्नाकुलर एक्ट आया, और वर्नाकुलर एक्ट आने के बाद ही इसको फिर हमने इसमें आपका एक एक करके गौर करके देखा कि वर्नाकुलर एक्ट के बाद कैसे आपका इन सब चीजों को रखा गया। तो वर्नाकुलर भी 1878 का टाइम है और आर्म्स एक्ट में भी 1878 का एक्ट टाइम है। ये सब एक ही टाइम का ऐसा एक्ट है जो आपके इस प्रावधान में आपका लागू हो रहा है और आपका चल रहा है। चलिए, देख लिया। अच्छा, आपने ना एक बड़ा शब्द सुना होगा, प्रचारक हैं ये, प्रांत प्रचारक, जिला प्रचारक, महाप्रचारक, इस सभा के प्रचारक। आखिर में प्रचारक होता कौन है? तो देखिए,
प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो आपका सूचनाओं का प्रसार, प्रसार का मतलब होता है जानकारी, चाहे वो कोई रिपोर्ट हो या बैठक में आपका भाषण दे आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करता है। प्रचारक का मतलब आपका जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, अब जैसे कभी कभी पुलिस करती है, नेता करते हैं, कोई अधिकारी करते हैं, कोई कंपनी करती है, इन सब चीजों के लिए इसको बोलते हैं आपका प्रचारक। क्या कहा जाता है इसको? प्रचारक कहा जाता है। तो अब आप क्या हैं? आप विद्यार्थी हैं, ना कि प्रचारक हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे जितना पड़ा है, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, आप मुझसे पूछ लीजिए एक बार। संप्रभुता का मतलब देखिए, भारी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ठीक है, ये देखिए, राष्ट्रवाद का उदय हमने देख लिया, कैसे कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चीजें हो रही थी, इन सब पर हम लोगों ने एक एक करके आपका बात कर ली। देखिए, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि एक वर्ग था हमारे पास जो आपका पढ़ा लिखा वर्ग है। कह रहे पढ़े लिखे भारतीयों ने एक आखिरकार अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस की। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, सबने महसूस करा कि भाई कोई आपका मध्य प्रांत में है, कोई आपका किसान युवा संघ बना रहा है, कोई मद्रास महाजन सभा बना रहा है, कोई इंडियन एसोसिएशन बना रहा है, कोई बंगाल में अपनी पार्टी बना रहा है, कोई आपके साथ। तो इस तरीके से हर क्षेत्र स्तर पर पार्टी है और कोई ना कोई संगठन है जो काम कर रहा है। क्यों ना एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक संगठन है, और उसकी उन्होंने एक जरूरत महसूस की। तो ऐसी जरूरत को देखते हुए क्या हुआ, ध्यान दीजिए। तो 1880 में महसूस किया गया, इल्बर्ट बिल विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। जैसे आपका इल्बर्ट बिल आपका फेल हुआ, तो ये चाह और बढ़ गई, नहीं भाई अब तो कुछ करना है और जरूर करना है। तो क्या होता है, 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में एक सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो लिख लीजिए, जिसको आप कांग्रेस देखते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 72 लोगों के प्रतिनिधि थे, मतलब प्रतिनिधि लोगों, मतलब 72 लोगों ने भाग लिया, बंबई में हुई, और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन आपके तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमचंद दत्त, एम सुब्रमण्य अयंगर व अन्य नेता थे जो बंबई और कलकत्ता में रहते थे। ये उस जमाने के सबसे बड़े आपके भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं में इनका नाम गिना जाता था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन आपके तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमचंद दत्त, सुब्रमण्यम स्वामी अयंगर, ये ऐसे आपके प्रखर नेता थे जो अपने लेख लिखते थे समाज को सुधार के लिए, क्रांति के लिए, और अंग्रेजों से अपने क्वेश्चन करते थे, और अंग्रेजों की नीतियों की जो आलोचनात्मक आत्मक दृष्टिकोण लोगों तक अपने अखबार के माध्यम से आपके पहुंचाते थे, और समाज में जो स्थित बुराई हैं उन बुराइयों के लिए भी आपका लिखते थे। तो आपने इनको अच्छे से देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस तरह से आई, कौन कौन से आपके नेता थे। चलिए आगे बढ़े। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थे, उनका अपना काम था, और काम होने के बावजूद भी ये एक आपका प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे।
और वे कहाँ रहते थे? लंदन में। और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी नियुक्त हुए थे। सोचिए, ब्रिटिश संसद थी, उसमें नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया और सेवा निवृत्त विशिष्ट अफसर यानी कि आईएएस डिफेंस की से आपका रिटायर थे, सेवानिवृत्त थे। आप देखिए बेसिकली कौन अफसर ए हुम्स आपके सेवानिवृत्त थे, आईएएस थे ये उस समय के। को भारतीय को एक निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। आप देखते हैं जो ये कांग्रेस बनी है ना, इस कांग्रेस को स्थापित करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो यही थे, ए ओ हुम। इन्होंने ही आपका कांग्रेस की स्थापना की थी और इन्होंने ही ये सजेशन दिया था अंग्रेजों को। ठीक, उन्होंने इस बात को हामी भरी कि भाई तुम्हारा भी एक प्लेटफॉर्म है, अगर तुम्हें कभी बात करनी है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से बात कीजिए। उसी के माध्यम से आए और वही कांग्रेस ने क्या कर दिया, आप देखेंगे एक अपना गद्दावर रूप जनता के सामने रखा और इसी कांग्रेस ने बहुत सालों तक अपना संघर्ष किया। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में बोलने का प्रयास क्या करते थे। जनवरी 1886 में हिंदी दी इंडियन मिरर नामक अखबार लिखा गया। मुंबई में आयोजित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की भावी संसद का केंद्रक है। यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन रूप से लाभकारी परिमाणों को जन्म देगी। बदरुद्दीन भास्कर तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित किया। कांग्रेस भारत की किस एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर नहीं बनी थी, बल्कि भारत के सभी लोगों से मिलकर बनी थी। यही इसकी सबसे खास बात थी। इन्होंने एक बात कहा कि कोई जो 72 लोग आए थे वो वर्ग, वो कांग्रेस नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के सभी समुदाय के लोग ही कांग्रेस है। उन्होंने सब लोगों को लेकर चले और सब लोगों को कांग्रेस की उस संरचना के अंदर प्रभुआ जिसमें उस समय की समाज और जो मांग कर रही थी, उस समय की उस मांग को उन्होंने पूरित किया इस तरीके से। और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये हैं आपका दादा भाई नौरोजी। पुस्तक है इनकी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर्थिक परिमाण का बहुत तीखी आलोचना। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किया था। देख लीजिए, ये हैं ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। बात करेंगे उभरता हुआ राष्ट्रवाद। आखिर में इतना सब कुछ हुआ, क्या भारत को एक राष्ट्र बनने के लिए कितना समय लगा? आखिर में राष्ट्रवाद की भावना उभरी कहां से? भाई, अंग्रेज तो बहुत पहले आ गए थे भारत में। धीरे धीरे करके सबसे पहले उन्होंने आप बंगाल को कब्जाया। बंगाल के बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास, चेन्नई, पूरे क्षेत्रों पर वो धीरे धीरे फैल गए और एक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने आपका कब्जा किया। जब कब्जा कर रहे थे तब भी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि जब उस टाइम कोई लोग विरोध कर रहा था तो वो केवल अपने हित के लिए विरोध था। लेकिन आज जो प्रदर्शन है, आज जो विरोध हो रहा है, वो किसके लिए है? वो एक राष्ट्र के लिए है। शायद यही अंतर है कि उभरता हुआ राष्ट्रवाद हम लोग देख रहे हैं। तो राष्ट्रवाद कोई एक व्यक्ति की कल्पना नहीं है, हम सब की कल्पना थी। तो ये तो राष्ट्रवाद था। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि आपने पहले 20 साल में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को ज्यादा जगह दी, जाने की आवाज दी। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों की ज्यादा जगह दी जाए। जो हमारे यहाँ विधायक, जो आपके 7 स्टेट थे ना, फिर 11 हुए, उनमें जो आपका विधान परिषदें चलती थी, वो चाहते थे कि अंग्रेजों से ज्यादा भारतीयों की वहां संख्या बढ़े ताकि वो हम लोग अपने लिए कुछ काम कर सकें।
परिषदों को ज्यादा से अधिक किया जाए, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं थी वहां उनका गठन किया जाए, कि जहां नहीं है आप गठन करिए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद मिले। इस काम के लिए उन्होंने मांग की कि सिविल सेवा मतलब जिसकी आप बात करते हैं, आईएएस की बात हो रही है, भारतीय सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा आयोजित की जाए। अब वो कह रहे हैं कि पहले आईसीएस की परीक्षा होती थी, इस समय क्या होता, आईसीएस, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। वो कहां होती थी, केवल लंदन में। वो चाहते कि लंदन के साथ साथ भारत में भी हो। तो इसके लिए उन्होंने आपका बात करी कि भैया अब आपको भारत में भी आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। और उनकी मांग थी, क्योंकि ना अब हर कोई तो आपका लंदन पेपर देने के लिए नहीं जा सकता था। भारत में परीक्षा होगी तो व्यक्ति आईएएस की, आईसीएस की परीक्षा देने के लिए जा सकता। और शायद यही सारे प्रयास आपका कांग्रेस और कर रही थी, जो आपका सबको चाहिए। तो ये था उभरता हुआ राष्ट्रवाद, और उभरते हुए राष्ट्रवाद में बहुत सारी चीजों को हमने देखा। तो अब हम अभी एक कुछ दौर को पढ़े हैं, तो और दौर भी हम लोग पढ़ेंगे और आपके दशकों की कहानी पढ़ेंगे। फिलहाल जो है इस दशक में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।